Good morning दोस्तों, this is Prashant and this is our third lecture. In first two lectures we have studied some basics of ecology. Now we are going to build one concepts one by one. In this lecture we are going to study ecology, its levels of ecological organizations. Then हम कुछ कंसेप्ट्स पढ़ेंगे, जैसे व्हाट डू यू मीन बाय इकोसिस्टम, व्हाट डू यू मीन बाय बायोम, व्हाट डू यू मीन बाय बायोस्फीयर, स्पेसीज़ का मतलब क्या है, स्पेसीज़ से पॉपुलेशन कैसे बनता है, पॉपुलेशन से कम्युनिटी कैसे बनती है, और ये जो लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस है इसके जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं और उनमें क्या क्या डिफरेंसेस है वो हम आगे देखने वाले हैं. तो आज शुरू करते हैं. इकोलॉजी का जो डेफिनेशन है हम पहले भी देख चुके हैं, फिर हम इसको रिवाइज करते हुए आगे चलते हैं. इकोलॉजी इज़ डिफाइंड एज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स and the environment they live in. Oikos जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है. Oikos means environment और the organisms where live and logy का मतलब है स्टडी. तो इकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो है वो आपस में और आप अपने साथ वाले एनवायरनमेंट में किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं. ऑर्गेनिजम्स क्यों इंटरेक्ट करते हैं? फॉर द पर्पज़ ऑफ सर्वाइवल, फॉर द पर्पज़ ऑफ रिप्रोडक्शन. और ऑर्गेनिज़म जो है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, इतना सिंपल तरीके से उनका इंटरेक्शन नहीं होता है. नेचर में काफ़ी कॉम्प्लेक्स तरीके से ये ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ और काफ़ी डायनेमिकली इंटरैक्ट करते रहते हैं. ठीक है, तो आगे चलते हैं. लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. सी, इसमें जो सबसे छोटा और बेसिक यूनिट है वो है ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म को हम स्पेसीज भी कह सकते हैं. स्पेसीज का मतलब क्या है? स्पेसीज मीन्स दे शेयर सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड दे आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग. मतलब वो अब आपस में एक दूसरे के साथ इंटरब्रीडिंग करके ऑफस्प्रिंग्स जनरेट करते हैं. इस तरह से वो अपना नंबर बढ़ाते हैं. तो इंडिविजुअल जो था एक बेसिक यूनिट, उसमें स्पेसीज इंटरब्रीडिंग करके अपना नंबर बढ़ा के जो ग्रुप बनेगा उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं. तो यहाँ पे जो सेकंड यूनिट होगा वो होगा पॉपुलेशन. मैं आपको स्पेसीज के कुछ एग्जांपल्स देता हूँ. यहाँ पे मैंने एक स्लाइड में दिखाया है कि एक नंबर पे लायन है, 2 लेपर्ड है, 3 पे टाइगर है और 4 पे एशियाटिक चीता है. ये पहले 3 जो है, अगर हम बायनोमियल नॉमेनक्लेचर देखें तो लायन, फिर लेपर्ड और टाइगर, इनका जीनस नेम सेम है लेकिन इनका स्पेसीज़ नेम अलग है. ये अलग अलग स्पेसीज़ हैं. ना इनमें कॉमन मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स दिखते हैं और ना ये इंटरब्रीडिंग कर पाएंगे. यहाँ पे लायन जो है उसको बायनोमियल नॉमेनक्लेचर में पैंथेरा लियो बोलते हैं.
लेपर्ड जो है 2 नंबर पे, उसे पैंथेरा पार्डस बोलते हैं। 3 नंबर पे जो है टाइगर, उसे पैंथेरा टाइग्रिस बोलते हैं। और 4 नंबर पे जो है वो एशियाटिक चीता है। एशियाटिक चीता जो है इंडिया से 1952 में ही एक्सटिंक्ट हो चुका है। और अभी जो इंडियन गवर्नमेंट सोच रहा है कि अफ्रीकन चीता इंडिया में इंट्रोड्यूस किया जाए। खैर ये जो कंसेप्ट्स है ये आगे आएंगे कि क्यों इंडियन गवर्नमेंट अफ्रीकन चीता इंडिया में इंट्रोड्यूस करना चाह रहा है वगैरह वगैरह। हमारा यहाँ पे ये दिखाने का रीज़न है कि स्पेसीज़ का मतलब क्या है। तो स्पेसीज़ एक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ऐसे ऑर्गेनिजम्स है, दे हैव सिमिलर ट्रेट्स एंड दे आर कैपेबल ऑफ इनब्रीडिंग करके ये क्या करते हैं, अपना पॉपुलेशन बढ़ाते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बेसिक यूनिट पे एज ए इंडिविजुअल लायन को लेते हैं, जो अभी हमने देखा। लायन लायनेस के साथ इनब्रीडिंग करके अपना पॉपुलेशन बढ़ाएंगे, अपना नंबर बढ़ाएंगे और उसे हम पॉपुलेशन कहते हैं। अब ये जो पॉपुलेशन है सेकेंड लेवल पे, ये एक पॉपुलेशन है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, वो सेम स्पेसीज़ का है। मतलब अभी हमने देखा ना कि लायन का जो नेम है पैंथेरा लियो, तो ये जो सारा पॉपुलेशन होगा वो लायन का होगा, पैंथेरा लियो का होगा, ठीक है। और वो एक पर्टिकुलर एरिया में ही रहेंगे और क्या करेंगे, इंटरैक्ट करेंगे, किसके साथ, खुद के साथ और एनवायरनमेंट के साथ, ठीक है। खुद के साथ वो फॉर द पर्पज़ ऑफ रिप्रोडक्शन इंटरैक्ट करेंगे और नेचर के साथ, एनवायरनमेंट के साथ फॉर द पर्पज़ ऑफ सर्वाइवल। नेक्स्ट लेवल है कम्युनिटी, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। इंडिया का जो गिर फॉरेस्ट है गुजरात में, उसमें एशियाटिक लायन का पॉपुलेशन है। सेकेंड नंबर पे अगर हम कंसिडर करते हैं ये पॉपुलेशन कंसेप्ट में कि गिर फॉरेस्ट में इंडिया का एशियाटिक लायन का पॉपुलेशन है, लेकिन गिर फॉरेस्ट में बस एशियाटिक लायन ही नहीं रहता, वहाँ पे और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं, जैसे लेपर्ड है, ब्लैक बक है, चीतल है, नीलगाय है, क्रोकोडाइल है, रैबिट्स है, बहुत सारे बर्ड्स है, एनिमल्स है, बहुत सारे प्लांट्स है। तो इस तरह से नेक्स्ट लेवल पे पॉपुलेशन से क्या होता है, कम्युनिटी बनता है। कम्युनिटी में क्या होगा, डिफरेंट स्पेसीज़ होंगे, ठीक है। पॉपुलेशन में क्या था, एक ही स्पेसीज़ थी, यहाँ पे क्या है, डिफरेंट स्पेसीज़ होंगी और वो क्या करेंगे, अपने एरिया के साथ इंटरैक्ट करेंगे, आपस में इंटरैक्ट करेंगे, ठीक है। इस तरह से कम्युनिटी बनती है, ठीक है। ये हो गया कंसेप्ट कम्युनिटी का, इंडिविजुअल से पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से कम्युनिटी। अब अगला कंसेप्ट है इकोसिस्टम, ठीक है। इकोसिस्टम में ये जो कम्युनिटीज़ है, छोटी छोटी कम्युनिटीज़ होंगी। इकोसिस्टम थोड़ा बड़ा एरिया है जिसमें ये जो कम्युनिटीज़ हैं एक इकोलॉजिकल यूनिट की तरह इंटरैक्ट करेंगी। हम यहाँ पे गिर फॉरेस्ट का ही एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। गिर फॉरेस्ट की जो कम्युनिटी है वो गिर फॉरेस्ट का एक बड़ा इकोसिस्टम बनाएंगी। इस इकोसिस्टम में कुछ छोटी छोटी कम्युनिटीज़ होंगी जो कॉन्स्टिट्यूट करेगी किसको, इस गिर फॉरेस्ट इकोसिस्टम को, ठीक है। अब हमें इकोसिस्टम क्या है उसको समझना है। एक सिस्टम क्या होता है,
उसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं और वो आपस में इंटरेक्ट करते रहते हैं। यहाँ पे इकोलॉजिकल सिस्टम में कंपोनेंट्स कौन से हैं? लिविंग एंड नॉन लिविंग, बायोटिक एंड अबायोटिक। तो यहाँ पे जो ये कंपोनेंट्स है ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो इकोसिस्टम जो है ये एक नेचर का यूनिट है, बट एक ऐसा यूनिट है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। ये काफ़ी डायनेमिकली एक्टिव इकोलॉजिकल यूनिट है। ठीक है, आप अगर सुनते सुनते लिख रहे हैं तो अच्छा होगा। ये काफ़ी डायनेमिकली एक्टिव इकोलॉजिकल यूनिट है। ठीक है, इसके जो कंपोनेंट्स है ये काफ़ी मतलब इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट्स है वो काफ़ी एक्टिवली खुद के साथ इंटरैक्ट करते रहते हैं। अब हम देखेंगे कि इकोसिस्टम का जो साइज़ है वो काफ़ी वेरी करता है। देखिए, एक स्मॉल पॉन्ड भी इकोसिस्टम है, और ये इंटायर अर्थ की अगर हम बात करें, इंटायर अर्थ को हम बायोस्फीयर मानते हैं, तो वो भी एक काइंड ऑफ बड़ा सा इकोसिस्टम है। तो इकोसिस्टम की जो साइज़ है काफ़ी वेरी करती है। ठीक है, इंटायर जो बायोस्फीयर है उसको भी हम बहुत साइंटिस्ट लोग क्या मानते हैं? ग्लोबल इकोसिस्टम मानते हैं। इंटायर बायोस्फीयर को एक ग्लोबल इकोसिस्टम मानते हैं। अब हम इकोसिस्टम के कुछ एग्जांपल्स लेंगे। ठीक है, अब तक हमने देखा था कि गिर फॉरेस्ट को कैसे हमने पॉपुलेशन कम्युनिटी समझने के लिए यूज़ किया। तो इकोसिस्टम में गिर फॉरेस्ट एक बड़ा सा इकोसिस्टम है। वैसे ही साउथ में नीलगिरी फॉरेस्ट है, वैसे ही आंध्रा तमिलनाडु बॉर्डर पे एक पुलिकत लेक है, वो भी एक इकोसिस्टम है। कोलेरू लेक है आंध्र प्रदेश में, वो भी एक इकोसिस्टम है। चिल्का लेक है उड़ीसा में, वो भी एक इकोसिस्टम है। मणिपुर में लोकतक लेक है, वो भी एक इकोसिस्टम है। तो इस तरह से जो एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनली एक्टिव इकोलॉजिकल यूनिट है, किसका? बायोस्फीयर का, किसका? नेचर का, उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, आपको समझ में आया? क्योंकि ये अभी तो हम समझ रहे हैं, इकोसिस्टम के बारे में हम आगे जब पढ़ेंगे तब हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं बायोम की तरफ। ठीक है, बायोम क्या है? बायोम जो है एक बायोस्फीयर का ही एक बड़ा सा ज्योग्राफिकल एरिया है। इट इज़ अ लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया। We can call it is a life zone on earth. It is a large geographical area. ठीक है, बायोम जो है वो टेरेस्ट्रियल कंसेप्ट है एक्चुअली। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, पॉपुलेशन जो होता है उसमें एक ही टाइप के स्पेसीज़ होते हैं। कम्युनिटी में अलग अलग टाइप के स्पेसीज़ होंगे, जैसे यहाँ पे एलिफेंट है, जेब्रा है, जिराफ है। इकोसिस्टम जो है अभी हमने देखा एक सेल्फ सस्टेनिंग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इंटरेक्शन करने वाला यूनिट होगा, जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स एक्टिवली इंटरेक्ट करते हैं। बायोम्स। अब हम अगर इस इमेज में देखें तो हमें बायोम कहीं भी ओशन या सी में नहीं दिख रहा है। अगर बहुत ही लेमैन तरीके से हम इसको समझें, ठीक है, यहाँ कहीं भी वो नहीं है। तो बायोम क्या है? एक टेरेस्ट्रियल कंसेप्ट है। बायोम जो है वो लैंड सरफेस पे ही दिखाई देगा। ठीक है, एक ऐसा ज्योग्राफिकल एरिया है
जो क्लाइमेटिकली कंट्रोल्ड है, ठीक है। इसमें जो क्लाइमेट है, इसमें जो जोग्राफिकल एरिया है उसका जो क्लाइमेट है वो क्या करेगा, वेजिटेशन डिसाइड करेगा, ठीक है। वो क्या करेगा, वेजिटेशन डिसाइड करेगा, और जो वेजिटेशन होगा उस हिसाब से उस एरिया में एनिमल्स होंगे, ठीक है। देखिए बायोम क्या है, एक लार्ज जियोग्राफिकल एरिया है, वो क्लाइमेटिकली कंट्रोल्ड है, ठीक है। ये क्या है, टेरेस्ट्रियल कंसेप्ट है, लैंड सरफेस पे ही हमें बायोम्स दिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इक्वेटर की बात करें, ये जो लाइन दिख रही है आपको, इसको हम इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर पे जो ये कलरफुल, ये थोड़ा सा ग्रीनिश कलरफुल दिख रहा है, उसको हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहते हैं, ठीक है। ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहते हैं। इसकी खासियत यह है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि यहाँ पे काफ़ी हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस हैं। यहाँ पे काफ़ी हाई रेनफॉल होता है, यहाँ पे काफ़ी अबंडेंस ऑफ वाटर है, इसलिए क्या है, यहाँ वेजिटेशन की ग्रोथ जो है काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है, ठीक है। यहाँ पे दुनिया के आधे से ज़्यादा एनिमल स्पेसीज़ पाए जाते हैं। एशिया से लेके अफ्रीका से लेके लैटिन अमेरिका ये रेन फॉरेस्ट एरिया कवर करता है। दुनिया को 40% ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये क्या है, बायोम है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो इक्वेटर पे है उसे हम बायोम कहते हैं। अगर हम दूसरा एग्जांपल ले लें, हम ये रशिया के ऊपर सबसे एंड में जो पार्ट है उसको टुंड्रा बोलते हैं, उसका एग्जांपल लेते हैं। तो ये जो आर्टिक ओशन के पास ये जो टुंड्रा रीजन है, ये कोल्ड रीजन है। यहाँ पे जो सॉइल है फ्रोज़न सॉइल होती है, सॉलिड फ्रोज़न सॉइल होती है, और इसको हम परमाफ्रॉस्ट रीजन भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या है, अगर टेम्परेचर इतना कम है और सॉइल क्या है, फ्रोज़न रहती है, तो उसमें जो प्लांट्स के जो रूट्स हैं वो पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं, और अगर वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे तो वैसे ग्रो कैसे करेंगे। तो समझ में आया कि ये कैसे क्लाइमेटिकली वेजिटेशन को कंट्रोल करते हैं। तो टुंड्रा रीजन जो है तो एक बायोम का टाइप है जहाँ पे सिर्फ मॉस, लाइकेंस और श्रब्स होते हैं छोटे छोटे, वो ग्रो करते हैं। समझ में आया दोस्तों। बायोम जो है कि क्लाइमेटिकली कंट्रोल जोग्राफिकल एरिया, एक बड़ा सा जोग्राफिकल एरिया है जिसमें यूनिफॉर्म क्लाइमेट है और एक टाइप का वेजिटेशन है। जिस टाइप का वेजिटेशन है उस आधार पर हम उसको नाम देते हैं। उसके नाम भी है जो वेजिटेशन के हिसाब से दिए गए हैं, ठीक है। जैसे देखिए सबसे ऊपर जो है टुंड्रा है, उसके नीचे जो ग्रीन पार्ट है वो तैगा रीजन है। वहाँ पे तैगा रीजन में उतना हार्श कोल्ड एनवायरनमेंट नहीं है। जैसे हम नीचे आते हैं, जो येलो पार्ट है वो ग्रासलैंड है, स्टेपे ग्रासलैंड बोलते हैं उसको, ये एक बायोम है। और ये जो रेड कलर में दिख रहा है वो डेजर्ट बायोम है। तो ये बेसिकली कंसेप्ट हमें ये देखना है कि बायोम का मतलब क्या है। इसलिए हमने बायोम समझने के लिए दो एग्जांपल्स लिए, एक तो इक्वेटर का लिया और एक टुंड्रा रीजन का लिया। टुंड्रा रीजन में जो परमाफ्रॉस्ट कंडीशंस है वहाँ पे मॉसेस, लाइकेंस और छोटे छोटे श्रब्स ग्रो करते हैं। इक्वेटर पे जहाँ बहुत बारिश होती है,
हाई रेनफॉल होता है वहाँ रेन फॉरेस्ट ग्रो होता है, और जहाँ पे डेजर्ट है वहाँ पे बहुत कम बारिश होती है और हॉट क्लाइमेट होता है। ठीक है, तो ये है कंसेप्ट बायोम का। अगला कंसेप्ट है, देखिए बायोम जो है उनका जो नेमिंग है वो फॉरेस्ट के हिसाब से हुआ है, जैसे ग्रासलैंड्स है, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट है, ताइगा है, रेन फॉरेस्ट है। ठीक है, तो ये बायोम का कंसेप्ट। और एंड में जो सबसे बड़ा इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में एक बड़ा पार्ट है वो है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है? इट इज़ मेड अप ऑफ पार्ट्स ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट्स। अब लाइफ जहाँ जहाँ एग्जिस्ट करेगी वो बायोस्फीयर का पार्ट है। तो पूरी अर्थ ही, ऑलमोस्ट पूरी अर्थ ही बायोस्फीयर बन जाती है। डीपेस्ट ट्रेंचेस है ओशन के अंदर, वहाँ भी लाइफ पाया जाता है। हाई माउंटेन्स है, वहाँ भी हम लाइफ पाते हैं, वहाँ भी लाइफ के सिग्नेचर्स है। एटमॉस्फेयर में भी लगभग 6 किलोमीटर तक हमें माइक्रोब्स मिले हैं। ओशन में भी सी लेवल के नीचे लगभग 500 मीटर्स तक हमें ऑर्गेनिजम्स मिले हैं। तो बायोस्फीयर जो है वो लगभग अर्थ के ऑलमोस्ट हर जगह एग्जिस्ट करता है। जहाँ पानी है, जहाँ लिथोस्फीयर है, ज़मीन है, जहाँ एटमॉस्फेयर है, एयर है, जहाँ ये तीनों चीज़ें होंगी, वाटर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, वहाँ बायोस्फीयर होगा। ठीक है। हाइड्रोस्फीयर एक कंसेप्ट है। हाइड्रोस्फीयर मतलब जहाँ जहाँ पानी होगा। अर्थ सरफेस पे वाटर है, अर्थ के अंदर एज अ ग्राउंड वाटर है, एटमॉस्फेयर में भी वाटर है। इसको हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। ठीक है। एक लिथोस्फीयर होता है जो सॉलिड रॉक सरफेस है, उसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। अर्थ का जो सॉलिड रॉक सरफेस है उसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। और एटमॉस्फेयर आपको पता है कि सी लेवल के ऊपर जो एयर है उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। और जहाँ पे हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर ओवरलैप करेंगे वहाँ पे बायोस्फीयर का एग्जिस्टेंस होता है। ठीक है दोस्तों, हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कैसे इंडिविजुअल्स से पॉपुलेशन बनेगा, कैसे पॉपुलेशन से कम्युनिटी बनेगी, कैसे कम्युनिटी से इकोसिस्टम बनेगा, और इकोसिस्टम से बायोम। और बायोस्फीयर में ऐसे बहुत सारे बायोम्स हैं। अभी हमने पिक्चर देखा है, बहुत सारे बायोम्स हैं। देखिए सबसे बड़ा एरिया कवर का हो जाता है बायोस्फीयर में। छोटे छोटे बायोम्स पूरे बायोस्फीयर में कुछ बायोम्स है, वो भी ज्योग्राफिकली काफ़ी बिगर एरिया ऑक्यूपाई करते हैं। एक एक बायोम का ज्योग्राफिकल एरिया काफ़ी बड़ा है। लेकिन इकोसिस्टम में है, इकोसिस्टम जो है उसका एरिया छोटा है, उसकी साइज़ वेरी करती है। एक पॉन्ड भी इकोसिस्टम है, एक छोटा एक्वेरियम घर में होता है वो भी इकोसिस्टम है। एक हम क्रॉप फील्ड्स डेवलप करते हैं, हम एग्रीकल्चर करते हैं, उसमें प्लांट्स हम लगाते हैं, वो भी एक काइंड ऑफ इकोसिस्टम है। बट ये दोनों आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, मैन मेड इकोसिस्टम। क्रॉप फील्ड्स एंड एक्वेरियम, ये मैन मेड इकोसिस्टम्स है।
तो इकोलॉजी में स्टडी करने के लिए सबसे बेस्ट यूनिट कौन सा है? इकोसिस्टम। दिस इज़ द बेस्ट यूनिट टू स्टडी इकोलॉजी। ओके। अब हमारे माइंड में क्वेश्चंस आ सकते हैं कि बायोम और इकोसिस्टम में फिर डिफरेंस क्या है। अभी मैंने बताया कि ज्योग्राफिकली बायोम का एरिया काफ़ी बड़ा है, इकोसिस्टम का जो एरिया है वो उस कंपैरिजन में काफ़ी छोटा है। और बायोम में क्या है, उसका एरिया बहुत बड़ा होने के कारण ज़रूरी नहीं है कि हर ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेगा। लेकिन इकोसिस्टम जो है वो काफ़ी हाईली डायनेमिक कंसेप्ट है और इसमें इसके जो ऑर्गेनिजम्स है काफ़ी एक्टिवली इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। तो हम कुछ स्लाइड्स में इकोसिस्टम और बायोम क्या है और उसके डिफरेंसेस क्या है वो देखते हैं और हम अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। इकोसिस्टम क्या है? इज अ फंक्शनल यूनिट इन द एनवायरनमेंट वेयर बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स इंटरेक्ट विद ईच अदर। ठीक है, हमने देखा है अबायोटिक कौन से है, बायोटिक कौन से है। अब इकोसिस्टम में जो लिविंग एंटिटीज़ है, ठीक है, वो क्या कहते हैं, उसे हम कुछ होते हैं प्रोड्यूसर्स, जैसे ग्रीन प्लांट्स है उनको हम प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। कुछ होते हैं कंज्यूमर्स, जैसे एनिमल्स है, दे डिपेंड ऑन देयर फूड फॉर प्रोड्यूसर्स, तो कंज्यूमर्स जो है एनिमल्स हैं। डिकम्पोजर्स कुछ बैक्टीरियाज है, वो डिकम्पोज करते हैं। अर्थवर्म है जो ह्यूमिफिकेशन में हेल्प करता है, डिकम्पोजर है। तो ये सब एक इंटरेक्ट करते हैं और एक इकोलॉजिकल यूनिट बन जाता है इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम के बारे में आगे हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अब बायोम क्या है? ये जोन ऑन अर्थ है, ऐसा जोन है वहाँ पे यूनिफॉर्म क्लाइमेट एंड वेजिटेशन कैरेक्टरिस्टिक्स अवेलेबल है। और ये जोन जो है क्लाइमेटिकली काफ़ी कंट्रोल्ड है। और वो जो हम उनको नेमिंग करते हैं बायोम को, वो जनरली वेजिटेशन जिस टाइप का है वैसा उनका नेमिंग होता है। देखा हमने, जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सवाना ग्रासलैंड, टुंड्रा, ताइगा, डेजर्ट बायोम, इस तरह से। अब डिफरेंस क्या है बायोम एंड इकोसिस्टम में? डिफरेंस क्या है? बायोम काफ़ी लार्ज एरिया ऑक्यूपाई करता है विथ अ डिस्टिंक्ट क्लाइमेट एंड प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज। इकोसिस्टम में अबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स इंटरेक्ट करते हैं। बायोम को मैंने बताया कि ज्योग्राफिकल एरिया काफ़ी लार्ज है, इकोसिस्टम में ज्योग्राफिकल एरिया काफ़ी स्मॉल है। क्लाइमेटिक कंडीशंस काफ़ी कंट्रोल करते हैं किसको? बायोम को। अब इकोसिस्टम में क्लाइमेटिक कंडीशंस इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। छोटे छोटे बायोम्स है, छोटी छोटी कम्युनिटीज़ से बने हुए बायोम्स हैं और छोटी छोटी कम्युनिटीज़ से बने हुए इकोसिस्टम है। तो क्लाइमेट अगर कुछ ज़्यादा चेंज होता है तो उस पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, जो बड़ी एरिया में वो असर दिखेगा, जैसे बायोम्स में। बायोम में बहुत सारे इकोसिस्टम्स हो सकते हैं। इकोसिस्टम जो है वो बायोम का पार्ट है। ठीक है, बायोम में क्या है, प्लांट और एनिमल स्पीसीज काफ़ी ज़्यादा नंबर में अवेलेबल है, क्योंकि ज्योग्राफिकल एरिया इतना बड़ा है। लेकिन इकोसिस्टम एक छोटा एरिया कवर करता है, उसमें प्लांट एनिमल ऑर्गेनिजम्स के जो स्पीसीज़ हैं वो काफ़ी कम होते हैं।
अब बायोम में क्या है कि ऑल ऑर्गेनिज्म ज़रूरी नहीं है कि इंटरेक्ट करें, क्योंकि काफ़ी बिगर साइज़ है, लेकिन इन इकोसिस्टम ऑल द ऑर्गेनिजम्स interact with each other when they compete for food, when they become part of food web. फूड वेब क्या है वो हम आगे देखेंगे। तो नेचुरली एक सिस्टम में इंटरैक्ट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। अब बायोम क्या है, एक जोग्राफिकल कंसेप्ट है, जैसे इक्वेटर से लेके पोल तक उनका जोग्राफिकल लोकेशन है। तो जाहिर सी बात है, अगर इक्वेटर का लैटिट्यूड है तो वहाँ पे रेन फॉरेस्ट मिलेगा, और जाहिर सी बात है अगर पोल की तरफ का लैटिट्यूड है तो वहाँ टुंड्रा टाइगर टाइप का वेजिटेशन मिलेगा। तो सो दे आर अफेक्टेड बाय लैटिट्यूड, बट बीइंग स्मॉल these ecosystems are not that much affected। और इनके एग्जांपल्स हमें पता है बायोम्स के, जैसे टुंड्रा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इकोसिस्टम के मैंने आपको काफ़ी एग्जांपल्स बताए हैं, जैसे पॉन्ड्स है, लेक्स है, फॉरेस्ट है, ठीक है। कुछ की पॉइंट्स है, हमें पता है कि इकोसिस्टम जो है एज़ कम्पेयर टू बायोम काफ़ी छोटी होती हैं, दे आर वेरी स्मॉल, ठीक है। बायोम क्या है, बायोम इज़ स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय फिजिकल फैक्टर्स सच एज क्लाइमेटिक कंडीशंस, स्नो, टेम्परेचर, रेनफॉल। अभी हमने देखा कि अगर वाटर का अबंडेंस है, लश ग्रीन फॉरेस्ट है, रेन फॉरेस्ट, अगर वाटर है ही नहीं या बहुत कम है, डेजर्ट बन जाता है। सो दे आर वेरी अफेक्टेड बाय फिजिकल फैक्टर्स एंड इकोसिस्टम जो है इट इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय लैटिट्यूड, where biome is influenced so much. In an ecosystem, all animals interact in trophic interactions of food webs and chains, whereas in a biome animals do not necessarily interact। देखिए फूड चेन और फूड वेब का जो कंसेप्ट है वो आगे आने वाला है। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर द पर्पज़ ऑफ सर्वाइवल फूड के लिए compete करते हैं तो इनडायरेक्टली एक ऐसी चेन बन जाती है, ऐसी वेब बन जाती है जो एक इकोसिस्टम का एक्टिव पार्ट होती है, ठीक है। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए। अब आ गए हम अपने लेक्चर के एंड में। अगर आपको यह लेक्चर अच्छा लगा है और तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस लेक्चर्स को शेयर करें। मैं आपको एक टेलीग्राम का एक चैनल मैंने शुरू किया है, उसके ज़रिए आपको नोट्स भी प्रोवाइड करने का सोच रहा हूँ। तो ये जो नंबर है वो टेलीग्राम चैनल का है, आप इसको ज्वाइन कीजिए, उसके थ्रू हम नोट्स डिस्पैच करेंगे, लेक्चर वाइज मैं आपको नोट्स दे दूँगा, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने देखा लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है। पहले तो हमने देखा कि इकोलॉजी क्या है, लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, कैसे इंडिविजुअल से लेके बायोस्फीयर तक डिफरेंट कंपोनेंट्स जो है डेवलप हुए हैं या है, पॉपुलेशन से कैसे कम्युनिटी है, कम्युनिटी से कैसे इकोसिस्टम बनता है, इकोसिस्टम कैसे हाईली डायनेमिक कंसेप्ट है, वो कैसे एक ऑर्गेनिकली एज इकोलॉजिकल यूनिट करके एक्ट होता है, बायोम कैसे जोग्राफिकली बिगर एरिया में डिपिक्ट होता है, क्यों होता है, क्योंकि क्लाइमेटिक फैक्टर्स काफ़ी उसको कंट्रोल करते हैं। उसके बाद हमने देखा स्पेसीज़ का मतलब क्या है, दे आर कैपेबल ऑफ इनब्रीडिंग, इस तरह से पॉपुलेशन बढ़ाते हैं, इस तरह से पॉपुलेशन बढ़ने के बाद नई कम्युनिटीज़ बन जाती है, ठीक है।
ये जो है ये कैसे अलग अलग स्पेसीज़ हैं। पॉपुलेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे बहुत सारे फ्लेमिंगोज है, तो ये एक ही टाइप के स्पेसीज यहाँ पे है एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर एरिया में, इसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। कम्युनिटी ये है कि यहाँ पे मोर देन 2 ऑर्गेनिजम्स हैं और वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं विद देयर एनवायरनमेंट अल्सो। इकोसिस्टम क्या है, एक सेल्फ सस्टेनिंग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द एनवायरनमेंट है, और उसके जो लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते रहते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा बायोम्स। बायोम देखिए ज्योग्राफिकली कैसे प्लेस्ड है, और ये टेरेस्ट्रियल कंसेप्ट है। इतना याद रखो, हम बायोम आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और फिर हमने देखा कि बायोस्फीयर कैसे एक पूरी अर्थ बायोस्फीयर है, और हमने देखा कि इकोसिस्टम और बायोम में क्या डिफरेंस है, इनका कंसेप्ट क्या है। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।